तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम रीट लेवल सेकंड के सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन के समय से लेकर जब तक आपकी एग्ज़ाम होती है अगस्त सितंबर में, जब भी उससे पहले आपका सिलेबस सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट का प्लस दोनों लैंग्वेजेस एंड जो फर्स्ट पार्ट है साइकोलॉजी का, चाइल्ड पेडालॉजी का, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो दोस्तों एक बार सिलेबस मैं आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ कि शुरू की जो ये अपनी 3 यूनिट है, ये जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है इसे 12 यूनिट्स में बांटा गया है दोस्तों। 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यही हो जाता है ना। इसमें जो शुरू की ये 3 यूनिट है दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि ये बाद में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट 4 से स्टार्ट किया था। यूनिट 4 और 5 आप पॉलिटी से रिलेटेड कह सकते हैं। तो यूनिट 4 और 5 हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 6 पृथ्वी के प्रमुख घटक, ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। और यूनिट 7 संसाधन एवं विकास, हम यहाँ पे ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 8 जो है भारत का भूगोल और भारत और संसाधन, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमने दोस्तों भू आकृतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं, जलवायु पढ़ ली है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे जनसंख्या, जन सुविधाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम और उपभोक्ता जागृति, है ना। तो ये जो जन सुविधाएं और उपभोक्ता जागृति है दोस्तों, ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो ये तो ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें हुई नहीं, तो इन 2 चीज़ों का तो अध्ययन यहाँ पे करेंगे नहीं। बाकी जनसंख्या, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन और विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतने से चैप्टर करने के बाद में ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों रीट में राजस्थान पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास और संस्कृति। इसमें जो हमारी पूरी कल्चर है दोस्तों वो हमको पढ़नी पड़ेगी। और फिर 2 ये यूनिट्स बचेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम हिस्ट्री के 3 यूनिट्स उधर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा सिलेबस। और आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, भू आकृतिक प्रदेश पढ़ लिए, जलवायु पढ़ ली, प्राकृतिक वनस्पति भी पढ़ ली और वन्य जीव भी पढ़ लिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखो दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो ज़्यादातर तो ये आता है कि देखो परियोजना का नाम दे देंगे कि कौन सी नदी पर स्थित है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चनों पर जोर देते हुए हम यहाँ पे आज 20 भारत की परियोजनाएं पढ़ेंगे, जो भी बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। और मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कुछ भी जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना। सबसे पहले तो सरदार सरोवर परियोजना, आप सबको पता है सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है जिसका निर्माण अभी कंप्लीट हुआ है। तो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है ना। कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी की आपको थोड़ी सी लोकेशन यहाँ पे याद होनी चाहिए कि जैसे कि नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर मध्य प्रदेश से गुजरात में आके यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में जाके ऐसे गिर जाती है। ठीक है, तो बहती तो 2 राज्यों में है, एक MP और एक गुजरात में, है ना। तो लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन से हो गए? एक तो मध्य प्रदेश हो गए, गुजरात हो गया, 2 तो ये हो गए, है ना। अब गुजरात के ऊपर कौन सी सीमा टच है किसकी? राजस्थान की। तो कुछ लाभ राजस्थान को मिलता है और गुजरात के नीचे की सीमा महाराष्ट्र से टच है तो कुछ लाभ इसका महाराष्ट्र को मिलता है। अगर आपको नदी की सिचुएशन दोस्तों याद होगी क्योंकि तो फिर आपको योजना से लाभान्वित होने वाले ज़िले भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसका आप इस तरह से कोड वर्ड भी बना सकते हैं कि सरदार का स्वभाव कैसा होता है? नरम होता है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अब ये होगी कंप्लीट। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले 4 जिले हैं और नर्मदा नदी पर यह स्थित है। दूसरी है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना से दोस्तों मुरली नदी पर स्थित है, एक छोटी सी नदी है मुरली नदी, और ये पश्चिम बंगाल जिले को लाभान्वित करती है। क्योंकि यह नदी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बहती है तो लाभान्वित होने वाला जिला भी पश्चिम बंगाल ही है। तो दोस्तों मुरली कौन बजाता है? मुरली कृष्ण जी बजाते हैं और कृष्ण जी मयूर की वो पंख रखते हैं अपने साथ, है ना। तो थोड़ा सा इससे कनेक्ट हो सकता है कि मुरली मयूर का पंख रखने वाले ही मुरली बजाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। फिर फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का परियोजना। तो दोस्तों हमारी जो गंगा नदी में
लास्ट में जो ये आप छोड़ो, इतना आपको याद नहीं करना है। ये याद रखो कि जैसे हमारी गंगा नदी यूपी से निकल के बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में यूँ आके गिर जाती है, तो इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अनेक नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, है ना। तो लास्ट में एक फरक्का नाम से नदी है, वो यहाँ पे बहती है, और यहाँ पे ही फरक्का डैम वो इसमें गंगा नदी में आके लास्ट में सहायक नदी के रूप में मिलती है, और यहीं पे ये फरक्का डैम बनाया गया है। तो लास्ट में कहाँ बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? गंगा नदी पर। फरक्का डैम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा फरक्का डैम। तो 3 हो गई, सरदार सरोवर नर्मदा पर, मयूराक्षी मयूर नदी मुरली नदी पर, और फरक्का गंगा नदी पर। ठीक है। अब दोस्तों 3 नदियाँ आएंगी महाराष्ट्र की, तो मैंने तीनों एक जगह लिख दी हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। देखो, एक तो कोयना परियोजना नाम से स्पष्ट है, कोयना नदी पर ही स्थित है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, और महाराष्ट्र को ही लाभान्वित करती है। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों, और महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। और गिरना परियोजना गिरना नदी पर ये महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। तो 2 तो आपको इजीली याद हो ही जाएंगी, कोयना तो कोयना नदी पर, गिरना गिरना नदी पर, है ना। और जायकवाड़ी आपको याद रखनी है। जायकवाड़ी दोस्तों गोदावरी, देखो गोदावरी कितना बड़ा नाम है ना, इसी तरह से जायकवाड़ी है ना, ये भी थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की मतलब गंगा भी बोलते हैं, वैसे तो कावेरी को बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे गोदावरी भी लिखा आता है। वैसे कावेरी ज़्यादा सही है कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर ऑप्शन क्वेश्चन आए और ऑप्शन में कावेरी हो तो आप कावेरी ही करना। ठीक है, तो कोयना परियोजना, गिरना परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना तीनों महाराष्ट्र की हैं। कोयना कोयना नदी पे, गिरना गिरना नदी पे, और जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे। ठीक है, ये 3 महाराष्ट्र की हो गई। अब जम्मू कश्मीर में 2 परियोजना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। एक तो सलाल परियोजना है दोस्तों। सलाल परियोजना कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पे। तो दोस्तों चेनाब नदी, ये देखो मैंने छोटा सा मैप बनाया है जिससे आपको थोड़ा सा चेनाब नदी का ये पता चल जाए। देखो ऊपर ही ऊपर तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये पंजाब है दोस्तों, है ना। तो ये जो चेनाब नदी है यूँ हिमाचल प्रदेश से निकल के और ये जम्मू कश्मीर में बह के पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो किन अपने 2 ही राज्यों में बही ना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जैसे चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में ये परियोजना, इस पे ये बांध बनाया गया है, सलाल जल परियोजना, है ना। और ये चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर यह बनाया गया है। दूसरी दोस्तों भारत पाक परियोजना बोलते हैं, या फिर इसे बगलीहार परियोजना बोलते हैं। यह भी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया है, क्योंकि यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है ना। लेकिन इसका बगलीहार नाम आप ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि बगलीहार ही ज़्यादा पूछा जाता है ना। भारत पाक परियोजना तो नाम के लिए बोला जाता है, ज़्यादा इसका रियल नेम बगलीहार परियोजना ही है, तो आप याद रखिएगा बगलीहार परियोजना। तो जम्मू कश्मीर की 2 हो गई, एक तो सलाल परियोजना और एक बगलीहार परियोजना। दोनों कहाँ है? चेनाब नदी पर स्थित है, और दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब आ गई रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी पर है दोस्तों। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों, है ना। तो सोन नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है रिहंद नदी, है ना। इस पे बांध बनाया गया है रिहंद बांध। और रिहंद बांध किन 2 जिलों को लाभान्वित करता है, राज्यों को लाभान्वित करता है? उत्तर प्रदेश और बिहार को। ठीक है, अब भाखड़ा नांगल बांध परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। और दूसरा कि राजस्थान भी इससे लाभान्वित होने में आता है। जिस तरह से अपन ने वो पढ़ी थी ऊपर नर्मदा नदी वाली, ये सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है, इसमें राजस्थान आ रहा था, और ऐसे ही इसमें भाखड़ा नांगल में भी राजस्थान आ रहा है। तो जिन परियोजनाओं में दोस्तों राजस्थान का नाम आ जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। तो एक बार सतलज नदी की सिचुएशन हम देख लेते हैं। सतलज नदी दोस्तों तिब्बत के पठार पे एक दर्रा है छोटा सा, वहाँ से निकल के ये आती है और हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, और हिमाचल प्रदेश से पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो हमारे 2 राज्यों में बह रही है, एक तो हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में। ये है सतलज नदी। ठीक है, ये तो हो गई सतलज नदी। अब देखते हैं कि रिहंद जो भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना लाभान्वित किन जिलों को करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बह रही है, तो इन 2 को तो करेगी ही करेगी, है ना। इसके अलावा यह नदी
हरियाणा जो नीचे देखो, पंजाब के नीचे देखो, यहाँ पे हरियाणा दिखाई दे रहा है अपन को, तो हरियाणा को भी लाभान्वित करती है और इसके अलावा हमारे राजस्थान तक भी इसका लाभ पहुँचता है ना। तो इसलिए भाखड़ा नांगल परियोजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाखड़ा नांगल परियोजना 4 राज्यों को लाभान्वित करती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों है नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है दोस्तों वो भी सतलज नदी पर है और केवल हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। और एक कोल बांध परियोजना वो भी सतलज नदी पर है और एक हिमाचल प्रदेश को ही लाभान्वित करती है। तो सतलज नदी की 3 हो गई दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और कोल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नांगल 4 जिलों को, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नाथपा झाकरी सिर्फ हिमाचल को और कोल बांध परियोजना सिर्फ हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करती है, मतलब लाभान्वित करती है। अब इसके अलावा दोस्तों है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना दोस्तों दक्षिणी भारत की परियोजना है, पेरियार नदी पर स्थित है और केरल में स्थित है। नाम से ही पता चल जाएगा कि इडुक्की जैसे नाम अपने उत्तर भारत में कम होते हैं, तो दक्षिण भारत की परियोजना है और केरल में स्थित है। अब है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर जो परियोजना है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है ना, और यह आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है, नागार्जुन सागर है दक्षिण भारत की और ये कृष्णा नदी पर स्थित है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है हीराकुंड बांध परियोजना, 1 मिनट।